आपकी मेज़बान रिदा संधू। हम हमेशा इसमें आपके लिए कानूनी मामलात डिस्कस किया करेंगे कि जो हमारे डिफरेंट लाइफ के मैटर्स होते हैं, जब वो अदालत में जाते हैं उनको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाता है, उसकी अवेयरनेस का हक इस मुल्क के हर शहरी को है, जिसके लिए हम आपके लिए ये प्रोग्राम लेके आए हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आएगा। आज जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं वो फैमिली कोर्ट्स से रिलेटेड है। फैमिली कोर्ट्स में जो हमारे मैटर्स जाते हैं उनके हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिलाल शाह एडवोकेट साहब, जिनकी एक्सपर्टीज भी फैमिली मैटर्स में ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? सबसे पहले चूंकि हम फैमिली मैटर्स के बारे में बात करेंगे, तो फैमिली कोर्ट्स में किस तरह से सारी उनकी प्रोसीडिंग्स और क्या तरीक़ाकार चलता है, तो सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल करूंगी कि फैमिली कोर्ट में कौन से मैटर्स जाते हैं? जी, दौरे हाजिर में जो है वो फैमिली मैटर जो है वो हर घर का मसला बना हुआ है। तो फैमिली मैटर्स में जो मैटर्स आ जाते हैं उसमें जैसा कि डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज आ जाता है, उसमें डॉर का आ जाता है, मेंटेनेंस का आ जाता है और उसके अलावा कंजुगल राइट्स का उसमें आ जाता है। ठीक हो गया। बिल्कुल, जैसे एडवोकेट साहब ने भी बात की कि आजकल हमारे मुआशरे में जो तलाक की रेशो है, सेपरेशन का मसला बहुत ज़्यादा इन हो चुका हुआ है, बहुत कॉमन हो चुका हुआ है। एक वो भी टाइम होता था कि जब कहीं कहीं इसका नाम सुना जाता था और जो भी सुनता था तो इसको कंडेम ही किया जाता था, लेकिन अब ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा आम हो चुकी हुई है। उसके हवाले से अब अदालत में इसके केसेस भी बहुत ज़्यादा आते हैं और इसमें से फिर काफ़ी मामला निकलते हैं, जैसे माइनर है उसकी मेंटेनेंस हो गई, या वाइफ है कब तक उसकी मेंटेनेंस, या डार का सामान है उसको जो आपने रिस्टोर करना होता है, इसके हवाले से मामला सारे आते हैं। उन्हीं हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले मैं पूछूंगी कि माइनर की मेंटेनेंस का क्या सिस्टम है, फीमेल्स और मेल्स को किस तरह से डिस्टिंग्विश किया जाता है जब वो अडल्ट होते हैं, और क्या सारा उनका सिस्टम है? देखें जी, वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट जो है 1964, ये जो है हर तरह से बीवी के और बच्चों के राइट को जो है वो सिक्योर करता है। अब आपने बात की है मेंटेनेंस के हवाले से, तो हर बच्चे का ये हक है कि उसका वालिद जो है उसको खर्चा नानो नफका जो है वो प्रोवाइड करे। तो फैमिली कोर्ट एक्ट जो है ये इस चीज़ को प्रोटेक्ट करती है और जो माइनर का खर्चा है वो लगवाती है बाप से, क्योंकि बाप जो है वो लीगली बाउंड भी है कि अपने बच्चे को जो है वो खर्चा अदा करे। तो इस हवाले से जो है वो फैमिली कोर्ट जो है उनके राइट को सिक्योर करती है। इसमें ये होता है कि जो माइनर होता है मेल, उसका फैमिली कोर्ट जो है वो खर्चा लगा देती है। अब इसका जब केस फाइल किया जाता है तो इसमें ये होता है कि जितनी देर आपका केस चलेगा उतनी देर में आपके लिए जो है वो इंटरम मेंटेनेंस जो है ना वो अलाउ कर दिया जाता है, वो लगा दिया जाता है जितनी देर आपका केस डिसाइड नहीं होता। फिर जब आपका केस डिसाइड हो जाता है तो वो परमानेंट जो मेंटेनेंस है वो उसका खर्चा लग जाता है। इन केस के देखें, बाप काम नहीं कर रहा होता जी। या और वो बिलिंग नहीं होता पे करने के लिए, फिर कोर्ट कैसे मेक श्योर करती है कि इस मेंटेनेंस को मतलब दिया जाए बच्चों को और बीवी को, किस तरह से कोर्ट का ये सारा सिस्टम? देखें जी, जो बाप है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को जो है वो खर्चा अदा करे। कोर्ट जो है वो इस चीज़ को तस्लीम नहीं करती कि बाप जो है वो जॉबलेस है, काम नहीं करता, वो खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। वो जो खर्चा है वो बाप ने अदा करना ही होता है। इन केस अगर जो फादर है वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो मेंटेनेंस को प्रोवाइड कर सके, तो फिर इस केस में ये होता है कि अगर उसका दादा जिंदा है और दादा जो है वो साहिब हैसियत है, फिर उसको पार्टी बनाया जाता है केस के अंदर, ताकि वो जो है वो अपने पोते का या पोती का जो मेंटेनेंस है उसको अदा करे। बिल्कुल, इस तरह से राइट को भी मेक श्योर किया जाता है। अच्छा, इसमें जब ये सेपरेशन के सारे मामला होते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के, एक मामला होता
होता है जो कि हमारा कस्टम है सोसाइटी का भी, मतलब जहेज जो होता है, जी जी। और औरत के पास ये राइट होता है कि वो उसको क्लेम कर सकती है बाद बिल्कुल। में। तो इसके हवाले से लॉ की क्या प्रोविजंस हैं? देखें, हमारी जो सोसाइटी है, जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, ये हर बाप की ख्वाहिश होती है कि अपनी बेटी को कोई ना कोई कुछ ना कुछ सामान जहेज जो है वो ज़रूर प्रोवाइड करे। तो ऐसा होता ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर के बगैर सामान जहेज के कोई शादी की जाए। बहुत शाज़ो नाज़र केसेस होंगे जिसमें ऐसा होगा। तो सामान जहेज जो होता है वो लड़की की मलकियत होता है और उसका हक होता है सेपरेशन के बाद वो पूरा हक रखती है कि उसको वसूल कर सके। और फैमिली कोर्ट एक्ट जो है वो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करती है कि वो उसको सामान जहेज जो है वापस दिलवाए। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जब चाइल्ड की कस्टडी का मामला आता है तो उसको कोर्ट किस तरह से प्रोसीड करती है? हाँ जी, सेपरेशन के बाद सबसे बड़ा जो इशू होता है वो यही होता है कि बच्चे किसके पास जाएंगे, माँ के पास जाएंगे या बाप के पास जाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है ये कोर्ट ने डिसाइड करना होता है फॉर दी वेलफेयर ऑफ माइनर, कि माइनर की वेलफेयर किसके पास ठीक हो सकती है, माँ के पास ठीक हो सकती है या बाप के पास ठीक हो सकती है। तो ये क्वेश्चन जो है ये कोर्ट ने डिसाइड करना होता है। नॉर्मली जो है वो माँ जो है वो अच्छे तरीके से अपने बच्चों को जो है वो एजुकेट कर सकती है, अच्छे तरीके से उनकी परवरिश कर सकती है। तो ज़्यादातर ये होता है कि बच्चा जो होता है वो 7 साल तक जो मेल है ना वो माँ की कस्टडी में रहता है, और जो बेटी है वो उतनी देर तक उसकी कस्टडी में रहती है जब तक वो जवान होकर उसकी शादी नहीं हो जाती, और उसका जो मेंटेनेंस होता है वो सारा बाप ने अदा करना होता है। लेकिन जब ये कस्टडी का मामला आता है कि ये तो कोर्ट डिसाइड करती है कि बच्चे ने माँ के पास रहना, बाप के पास रहना, क्या बच्चों की विलिंगनेस नहीं इसमें देखी जाती? देखें जी, जो सेक्शन 7 है वो इस चीज़ को जो है वो प्रोटेक्ट करता है गार्डियन एंड गार्ड एक्ट का, कि बच्चे की वेलफेयर को देखना है कोर्ट ने। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो चीज़ डिसाइड की जाएगी वो यही डिसाइड किया जाएगा कि बच्चे की जो वेलफेयर है वो किसके पास ठीक हो सकती है। उसके बाद जो अदर क्वेश्चन है वो डिसाइड होगा। तो इसमें बच्चे की वेलफेयर से मुराद कोर्ट क्या लेती है? बच्चे की वेलफेयर से इसमें मुराद ये है कि बच्चे को जो बुनियादी ज़रूरियात है, जैसा कि तालीम उसका हक है, ठीक है, और उसके बाद उसकी अच्छी तरबियत की जाए, जो डेफिनेटली माँ ही अच्छी तरीके से कर सकती है। बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल नाज़रीन, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे थे लॉज एंड बाय लॉज, जिसमें हमने कुछ मैटर्स को डिस्कस किया जो कि फैमिली कोर्ट्स में प्रोसीड होते हैं। लॉ की बात की जाए तो ये एक ऐसा दरख्त है जिसमें से शाखें निकलती जाती हैं। इसी तरह से डिफरेंट मैटर्स के ऊपर हम आपके लिए प्रोग्राम लेके आते रहेंगे, जिससे आपको अवेयरनेस मिलेगी कि अगर आपका कोई मामला इस तरह से कोर्ट में जाता है तो आप उसको कितने अच्छे तरीके से खुद भी टैकल कर सकते हैं। अच्छा, जैसा कि हम बात कर रहे थे मतलब फैमिली कोर्ट्स में उसमें आने वाले मैटर्स के हवाले में, जिसमें सबसे बड़ा है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का एक मैटर है, और हमने बात भी की कि तलाक की शरह हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। आपको क्या लगता है कि इसकी क्या वजूहात हैं? जी, मैं समझता हूँ इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहले जो वजह है वो है जी मोबाइल फ़ोन। आपने देखा था कि हमारे जो पिछले वालिदैन थे, जो दादा नाना, ये पिछली हम जनरेशन में चले जाएं तो तब मोबाइल फ़ोन का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं था, तो तलाक की रेशो भी कम थी। तो उनके जो पेरेंट्स थे, जैसे कि हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स थे, तो वो अपने बच्चों को यही तरगीब देते होते थे। अगर उनकी बेटी है तो वो बेटी को यही कहते होते थे कि जिस घर में आपकी शादी हो के गई है ना, आपकी उस घर से लाश ही अब आए। ठीक है ना, कि आपने हर तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करना है, अपने हस्बैंड की बहुत ज़्यादा आपने केयर करनी है, बच्चों का ख्याल रखना है, और हस्बैंड के साथ जो अटैच उनके रिश्तेदार हैं उनका आपने ख्याल रखना है। तो बच्चियों को जो है वो ये समझाया जाता था।
तो अब ये चीज़ें मुआशरे के अंदर देखने में नहीं आती। अब ये होता है कि थोड़ा सा भी अगर कोई बच्ची के साथ मसला बन जाता है, वो फ़ौरन अपनी अम्मी को कॉल लगा लेती है, भाई को कॉल लगा लेती है, वो कहते हैं जी रुकें जी, हम 5 मिनट में ज़रा आ रहे हैं, हम बताते हैं आगे। तो इसमें यह है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए सेपरेशन में हम देखते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस लगे होते हैं अदालतों में, बच्चे रुल जाते हैं। तो जिस हद तक कंप्रोमाइज़ होना चाहिए, करना चाहिए, एक दूसरे की बात को जो है वो बर्दाश्त करना चाहिए। और सेकेंडरी इसमें मुआशी तंगी भी कुछ आ जाती है, उस वजह से भी जो है वो तलाक की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो कंप्रोमाइज़ मेरे हिसाब से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक हो गया, बिल्कुल। फैमिली हमारी मुआशरे का एक प्राइम इंस्टीट्यूशन है, जिसकी बुनियाद पे हमारे मुआशरे की बुनियादें हैं, और इसको मेंटेन रखने के लिए, अपने मुआशरे में अमन इस्तेहकाम को कायम रखने के लिए हमें इसके लिए अपनी एफर्ट्स करना ज़रूरी होती हैं। और इस तरह से एकदम से अदम बर्दाश्त का और इस तरह से मुजाहिरा करके तो अपने घर नहीं तोड़ने चाहिए कि जब आपने एक दूसरे को कबूल किया है तो फिर उस साथ को आप लॉन्ग टर्म लेके चलें।